स्वस्थ व्यक्ति किसको कहा जा सकता है। तो आज हम गुमराह रहेंगे इस बात से कि स्वास्थ्य आखिर है क्या। हम जो समझ रहे जरूरी है कि वो सही हो, तो सही जानकारी हमें होनी चाहिए ना, तभी तो हम अपने आप को हेल्दी बना पाएंगे, वेल्दी बना पाएंगे। सबसे पहले स्वास्थ्य को समझने से पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आप में से कितने लोगों को ऐसा लगता है कि वो स्वस्थ व्यक्ति हैं। मुझे चैट बॉक्स में आंसर करिए फटाफट, यस और नो से आप मुझे बता सकते हैं आपको क्या लगता है कि आप एक स्वस्थ व्यक्ति हैं या नहीं है। अगर आपको लगता है आप हैं, चैट बॉक्स में यस लिखिए। अगर आपको नहीं लगता है तो चैट बॉक्स में नो लिख दीजिए। बिल्कुल, तो यहाँ पर सभी के रिप्लाई आने लग गए हैं और जैसा कि देख सकते हो वीरेंद्र सर लिख रहे हैं यस, डॉक्टर शिव सर लिख रहे हैं यस, और आई गेस बाकी सभी व्यक्तियों के लिए शायद चैट बॉक्स ओपन नहीं है। तो जिनके लिए चैट बॉक्स ओपन नहीं है, आप क्या कर सकते हैं, जिनका आंसर यस है वो हैंड रेज करें, जिनका नो है उनको कुछ नहीं करना है, जिनका आंसर यस है वो जरा हैंड रेज कर लीजिए। बिल्कुल, तो जैसा कि यहाँ पर मैं देख सकती हूँ इतने स्पीड के साथ हैंड रेज आ रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है ये देखकर। देखिए, अगर हम यही बात किसी कॉमन मीटिंग में करते ना जिसमें आरसीएम के लोग नहीं हैं, जो इस सेशन के कभी हिस्सा नहीं रहे हैं, तो आपको ये हैंड रेज की संख्या बहुत कम दिखाई देती। लेकिन आज बहुत अच्छा लग रहा है कि 61 अभी हमारे पास 62 प्लस लोगों का हैंड रेज है। बहुत अच्छा लगा आप सभी के हैंड रेजेस को देखकर कि आप सभी अपने आप को स्वस्थ मानते हैं, और मानना ही बहुत बड़ी बात है कि नहीं है ये तो हम आज के सेशन में जानेंगे। बिल्कुल, थैंक यू ऑल फॉर योर रिस्पॉन्सेस। आइए चलते हैं, बात करते हैं आगे। देखिए, आप स्वस्थ हैं कि नहीं है, अब इसको समझना चाहेंगे हम, और इसको समझने के लिए आज हमें समझनी होगी स्वास्थ्य की सही परिभाषा। बिल्कुल, स्वास्थ्य है क्या, स्वास्थ्य है क्या, तभी तो हम समझ पाएंगे कि हम स्वस्थ हैं कि नहीं है। अब स्वास्थ्य को समझने के लिए अक्सर हम ये समझते हैं कि मैम स्वस्थ होना यानी बीमारियों से दूर होना। कई लोगों ने आज के सेशन में हाथ उठाया होगा, हैंड रेज किया होगा, यस लिखा होगा, इस बेसिस पे कि मुझे आज कोई बीमारी नहीं है यानी मैं स्वस्थ हूँ। अक्सर हमारा यही परिभाषा रहती है स्वस्थ होने की। लेकिन ये बात WHO ने कही है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अपनी डेफिनेशन जब दी स्वास्थ्य की, तो उन्होंने कहा स्वास्थ्य की परिभाषा ये नहीं है कि महज बीमारियों से दूर रहना। यानी आप अगर आज बीमारियों से दूर हैं तो आप स्वस्थ व्यक्ति नहीं कहलाए जाएंगे। जरूरी नहीं है कि आप स्वस्थ हो सकता है कि हाँ ये एक आयाम है, ये एक पैरामीटर है जिससे आप आकलन कर सकते हैं कि मैं एक स्वस्थ व्यक्ति हूं कि नहीं हूं। लेकिन सिर्फ इस बेसिस पे आप नहीं कह सकते कि हाँ मुझे कोई बीमारी नहीं है तो यानी मैं पूर्णतः ठीक हूं। WHO कहती है कि आज आपको जांचना चाहते हैं कि आप स्वस्थ हैं कि नहीं, तो बीमारियों से दूर होना तो जरूरी ही है, लेकिन इसके साथ साथ अपने आप को 4 आयामों पे स्वस्थ बनाना है। और मैं ये बात बिल्कुल श्योरिटी के साथ जानती हूँ कि जिन्होंने ये सेशन पहले नहीं लिया होगा उनको वो हेल्थ के 4 आयाम नहीं पता होंगे। इनमें से अक्सर हमने 2 आयाम के बारे में सुना है। सबसे पहला आयाम है शारीरिक स्वास्थ्य और दूसरा आयाम है मानसिक स्वास्थ्य। तीसरा आयाम भी होता है जिसको हम कहते हैं सामाजिक स्वास्थ्य, सोशल हेल्थ, और चौथा आयाम होता है जिसको हम कहते हैं आध्यात्मिक स्वास्थ्य यानी आपकी स्पिरिचुअल हेल्थ। जी हाँ, और ये चारों हेल्थ के आयाम हैं जिन पर अगर आप अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं तभी आप एक स्वस्थ व्यक्ति कहलाते हैं। अब मैम हमारी स्थिति तो ये है, भारत की स्थिति तो ये है कि आज बीमारियों से दूर ही रह ले, वही बड़ी बात है। क्योंकि आज भारत में हाई बीपी हो, अल्जाइमर की बीमारी हो, कैंसर हो, दिल की बीमारियां हो, शुगर की बीमारी हो, इसी से लोग बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। तो आज लोगों के लिए सबसे बड़ी बात हो गई है कि दवा मुक्त जीवन जीना, रोग मुक्त जीवन जीना, वही हम स्वस्थ व्यक्ति कहलाए जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आपको रोग नहीं है तो आपको कुछ और आयामों के अनुसार अपने आप को जांचना होगा। सबसे पहले शारीरिक स्वास्थ्य पर बात करें तो सबसे पहला आयाम यही है कि आपको कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए। इवन छोटी से छोटी बीमारी, पाचन संबंधी परेशानी भी आपको नहीं होनी चाहिए। अगर आपका पेट सुबह सुबह अच्छे से साफ नहीं होता है यानी आप शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं है। अगर आपको अच्छे से महसूस नहीं होता है कि आप सुबह उठने के बाद थका हारा महसूस कर रहे हैं, आप सुबह उठने के बाद बिल्कुल एनर्जेटिक महसूस नहीं करते हैं, तब भी आप स्वस्थ व्यक्ति नहीं हैं। अगर आप रात को टाइम पे नहीं सोते हैं तब भी आप एक स्वस्थ व्यक्ति नहीं हैं, क्योंकि इवेंचुअली आप बीमार होने वाले हैं। अगर आपको लगता है कि आप अपने शरीर की क्षमता के अनुसार काम नहीं कर पा रहे हैं तब भी आप एक स्वस्थ व्यक्ति नहीं हैं।
अगर आपकी मांसपेशियों में अकड़न जकड़न रहती है, आपकी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी बहुत कम है, आप अपने शरीर को अच्छे से हिला डुला नहीं पाते हैं, तब भी आप एक अस्वस्थ व्यक्ति माने जाते हैं। तो इन सारे आयामों के अनुसार अपने आप को शारीरिक रूप से जांचिए, मापिए कि क्या आप शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं। अगर इन सभी के उत्तर में से कोई भी उत्तर नो है तो मान लीजिए कि आप स्वस्थ नहीं हैं, क्योंकि अगर बॉडी में अकड़न जकड़न है इसका मतलब आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं। अगर आप रात को अच्छे से नहीं सोते हैं इसका मतलब आपका शारीरिक स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं होगा, मानसिक स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं होगा। तो कुछ आदतों के जरिए आप ये आंक सकते हैं कि आपको शारीरिक रूप से आप स्वस्थ हैं कि नहीं है। अब दूसरे आयाम पर आते हैं मानसिक स्वास्थ्य। मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी हुई परेशानियां आज हम देख रहे हैं बहुत सारी है। तनाव हमें होता है, चिंता हमें होती है, क्या कुछ हमें नहीं हो रहा है, लेकिन मैनेज करना हम जानते नहीं है। क्या आप तनाव को मैनेज करते हैं? नहीं करते हैं तो आप मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है। सबसे बड़ी बात, क्या आप खुश रहते हैं? क्या आप एक पूरे दिन भर में 10-20 सेकंड नकली बार भी हंसते हैं कि नहीं हंसते हैं? अगर आप नहीं हंसते हैं तो आप मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है। जी हाँ, अगर आज आपकी नींद की गुणवत्ता अच्छी नहीं है, आप 7 घंटे रेगुलर नहीं सो पाते, रेगुलर का मतलब समझ रहे हैं आप, आपकी नींद बीच में नहीं खुलनी चाहिए। अगर आपकी नींद बार बार बीच में खुल रही है तो आपकी नींद की गुणवत्ता अच्छी नहीं है, यानी आप मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है। अगर आप बहुत ज्यादा चीजों को भूल रहे हैं तब भी आप मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है। अगर आप उदास रहते हैं ज्यादातर, आप मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है। अगर आप अपने मन को बेहतर बनाने के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, कुछ नई एक्टिविटी सीख नहीं रहे हैं, तब भी आप मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है। अगर आप अपनी ब्रेन की क्षमता के अनुसार काम नहीं कर रहे हैं, तब भी आप मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है। तो आपको ये समझना होगा कि मानसिक रूप से स्वस्थ होना बेहद जरूरी है। और इन सारे पैरामीटर्स के अनुसार, जो फैक्टर्स मैंने बताए हैं, उनके अनुसार आप अपने आप को आंकिए, जांचिए और इसके माध्यम से जानिए कि क्या मैं मानसिक रूप से स्वस्थ हूं। अब इसके बाद आता है सामाजिक स्वास्थ्य का स्तर। सामाजिक स्वास्थ्य बहुत जरूरी स्वास्थ्य है और मैं आपको बताना चाहूंगी कि सामाजिक रूप से अगर आप स्वस्थ नहीं हैं तो आप मानिए आप स्वस्थ नहीं होंगे। और सामाजिक रूप से स्वस्थ होने का मतलब है दूसरों के साथ संबंध। आपके संबंध अपने परिवार वालों के साथ कैसे हैं, आपके संबंध आपके अपनों के साथ कैसे हैं, दोस्तों के साथ कैसे हैं, आपके संबंध अपने पूरे मोहल्ले के साथ कैसे हैं, अपने कुलीग के साथ कैसे हैं। अगर आप चिढ़ के बात करते हैं, आप ज्यादा नाखुश रहते हैं, आप हंसते नहीं हैं, तो लोग आपसे बात करना प्रेफर नहीं करेंगे। आप ज्यादा से ज्यादा तनाव में रहेंगे, चिंता में रहेंगे, झगड़ालू प्रवृत्ति के रहेंगे, तो क्या कोई आपसे बात करेगा? नहीं करेगा। और जब आपके संबंध अच्छे नहीं होंगे, तनाव होगा, यानी आपका मानसिक और शारीरिक सारा स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। और इसीलिए सोशल हेल्थ को एक बहुत बड़ा पैरामीटर माना जाता है। तो अपने आप को सामाजिक रूप से स्वस्थ बनाइए। अगर आपके अंदर ये सारी कमियां आपको दिखाई दे रही हैं, उनको ठीक करिए। चौथा स्तर, जिस पर शायद हम में से कई लोगों ने काम नहीं करा है, और वो है आध्यात्मिक स्वास्थ्य। आध्यात्मिक स्वास्थ्य का मतलब संबंध किसके साथ? अपने साथ। क्या आप अपने आप को जानने की कोशिश करते हैं? क्या आपने कभी ये सोचने की कोशिश की कि मेरे अंदर क्या कमियां हैं, मुझे अपने आप को कितने स्तर पर बेहतर बनाना है, क्या मेरी अच्छाइयां हैं, क्या मेरी कमी है? अपने आप को जानिए, अपने बारे में चिंतन मनन करिए, अच्छे विचारों को अपने जीवन में लाने की कोशिश करिए, उसके लिए अच्छी बुक्स पढ़िए। इसके साथ साथ आपको अपने आप को बेहतर बनाना है तो अपनी आदतों पर काम करें, बेहतर आदतों को अपनाइए, ध्यान करें, प्राणायाम करें, खुद के लिए वक्त निकालिए। और जब आप ऐसा करेंगे तो आप आध्यात्मिक रूप से अपने आप को ठीक करने की कोशिश करेंगे। तो इन चारों को ही स्वास्थ्य का हिस्सा माना जाता है, सोचिए। और हम सिर्फ छोटी सी डेफिनेशन पर ही अटके रहते हैं, बीमारी नहीं होनी चाहिए यानी हम स्वस्थ हैं। तो सोचिए आज कितना ब्रॉड तरीके से हमने ये बात सोची है कि स्वस्थ होना क्या है। एंड आई रियली होप कि जो मैंने आज आपको स्वास्थ्य की जानकारी दी है, इसको आप अपने जहन में उतारें और अपने आप को चारों आयामों पर ठीक करने की कोशिश करें। जिस दिन आपने ऐसा शुरू कर दिया ना, मैं आपको बिल्कुल गारंटी दूंगी, आप ये कहेंगे कि मैम हम तो एक बेहतर जीवन जी रहे हैं। और क्योंकि आज प्रॉब्लम ये है, हमें लगता है स्वस्थ होने के लिए दवाइयां इनफ है। क्या दवाइयां इन चारों स्तर पर काम करेंगी? नहीं, प्लस आपको साइड इफेक्ट और दे देंगी। और ये बात डॉक्टर्स भी कह रहे हैं। ओलिवर वेंडल होम नाम के जाने माने डॉक्टर हैं, उन्होंने कहा कि अगर हम सभी डॉक्टर्स दवाइयों को समुद्र में फेंक देते हैं तो ये हमारे मरीजों के लिए बहुत अच्छा होगा, लेकिन उन मछलियों के लिए बहुत बेकार होगा जो समुद्र में जी रही हैं। तो आज आपको अपने शरीर के इस चूहे को बाहर निकालना है जिसकी वजह से आपके पूरे शरीर में बदबू आ रही है। जी हाँ, उसके लिए आपको क्या करना होगा? बीमारी की जड़ पर काम करना होगा।
बीमारी की जड़ों पर काम करने के लिए आज कुछ प्राकृतिक तरीके मैं आज आपको बताना चाहूंगी, जिन तरीकों को अपनाकर आप सभी अपनी हेल्थ लेवल को रेज कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, ये जो समाधान मैं आपको बताने वाली हूँ ना, ये बहुत साधारण से समाधान है, सुगम से समाधान है, जिनको हर व्यक्ति शायद डेली बेसिस में करता तो है लेकिन ध्यान से नहीं करता है। तो ध्यान से करने लग जाएंगे, कॉन्शियस वे में करेंगे तो डेफिनेटली आपका हेल्थ लेवल बढ़ेगा, सीढ़ी दर सीढ़ी आप स्वस्थ बनेंगे। और इसका सबसे पहला तरीका जो मैंने आज सेशन की शुरुआत में ही आपको करवाया है, और वो है हंसना। जी हाँ, सुपर पावर है स्माइल के पास। अगर आप हंसते हैं तो आपका शारीरिक, मानसिक, सामाजिक तीनों स्वास्थ्य बेहतर बनता है और आध्यात्मिक स्वास्थ्य भी बेहतर बनता है। क्योंकि ये जो हंसने की एक्सरसाइज है ना, ये आपके शरीर में देती है डोज। किस चीज का डोज? देखिए, हमारे ब्रेन के माध्यम से जब हम खुश होते हैं, हंसते हैं, तो हमारे शरीर में 4 प्रकार के हार्मोन्स का स्त्राव होता है। डोपामीन, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन और एंडोर्फिन, जिसको हम क्या कह रहे हैं? डोज। तो जैसे हम दवाइयों की डोज खाते हैं ना, हमारे शरीर को इन 4 की डोज चाहिए रहती है। और इसके माध्यम से आप अपने आप को बेहतर महसूस करवा सकते हैं, तनाव कम कर सकते हैं, चिंता को कम कर सकते हैं, और डेफिनेटली मेंटल और फिजिकल दोनों हेल्थ बेहतर बनती है, आपकी पूरी बॉडी रिलैक्स हो जाती है। इसीलिए कम से कम पूरे दिन में ही सही 10 सेकंड हंस लीजिए, खुल के हंसिए, और इसके माध्यम से अपने जीवन को बेहतर बनाइए। अब मैं आपको दूसरा तरीका बताने वाली हूँ। दूसरा तरीका स्वस्थ बनने का है। आज आपको अपने जीवन में एक और आदत को अपनाना है, और वो है अपने शरीर को वक्त देना। कम से कम 1 घंटा बॉडी के लिए निकाल लीजिए और प्रतिदिन एक्सरसाइज करिए। अगर आज रामबाण इलाज कोई और है गामा के अलावा, तो मैं कहूंगी वो एक्सरसाइज है। अगर आप प्रतिदिन 1 घंटे बॉडी के लिए निकालते हैं, 40 मिनट एक्सरसाइज करते हैं, 20 मिनट प्राणायाम करते हैं, तो डेफिनेटली आप अपने शरीर को स्वस्थ बनाएंगे, रोग मुक्त बनाएंगे। ये आपको मोटापे से ग्रसित नहीं होने देगा, आपके पूरे शरीर को एक्टिव रखेगा, आपकी मसल्स को ठीक रखेगा, अखरन जखरन जैसी परेशानियों से दूर रखेगा, और इसी के माध्यम से बहुत सारे स्वास्थ्य संबंधी लाभ, जैसे बीपी कम रहता है, आपका थायराइड मेंटेन रहता है, बहुत सारी परेशानियों पर, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स पर काम करता है। तो इसीलिए डेली एक्सरसाइज करिए, 40 मिनट एक्सरसाइज और इसके साथ साथ 20 मिनट प्राणायाम करना बहुत जरूरी है। अब आइए चलते हैं, हमें चाहिए रिजल्ट, और वो रिजल्ट देने में आज प्रकृति हमारी मदद कर रही है। जी हाँ, प्रकृति ने हमें दिया है एक ऐसा तत्व जो हमें स्वस्थ बनाने में मदद कर रहा है, और इस तत्व का नाम क्या है? इस तत्व का नाम है गामा ओरिजिनोल। गामा ओरिजिनोल भूरे चावल की भूरी परत से निकाले जाने वाला एक प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला तत्व है, और आज आपको मैं बताना चाहूंगी विश्व का सबसे शक्तिशाली कुदरती एंटीऑक्सीडेंट है। आज इसको जापान की सरकार ने अपने KECG ड्रग डेटाबेस में थेरेपेटिक कैटेगरी के अंदर रखा है, यानी दवा की कैटेगरी के अंदर रखा है। बल्कि ये तो पोषण है मैम, बिल्कुल प्रकृति ने पोषण हमें दिया है, लेकिन इसके उपचार करने की क्षमता है, इसी वजह से इसको थेरेपेटिक कैटेगरी में जापान की सरकार ने रखा है। बहुत सारे देश ऑलरेडी इसको दवाइयों में भी इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया में इसको दवाइयों में इस्तेमाल किया जा रहा है, और कनाडा की सरकार कहती है कि नेचुरल हेल्थ प्रोडक्ट है गामा, और हमारे भारत की सरकार कह रही है कि ये एक न्यूट्रास्यूटिकल है, यानी एक ऐसा पोषण है जिसके बहुत सारे स्वास्थ्य संबंधी लाभ आपको मिलते हैं। अंतरराष्ट्रीय मार्केट में इसके दाम बहुत ज्यादा है, 2000 से 5000 तक की रेंज में अंतरराष्ट्रीय मार्केट में आपको मिलता है, लेकिन हमारे भारत में आप जानते हैं कि इसकी कॉस्ट बहुत कम है। महज 680 के MRP पे और 480 के DP प्राइस पर आपको क्यों दिया जा रहा है? एक बेहतर क्वालिटी क्वांटिटी के साथ, ताकि भारत का हर व्यक्ति इसका इस्तेमाल कर सके, और इसके माध्यम से हम सभी RCM परिवार का मिशन, AP ऑर्गेनिक्स का मिशन पूरा कर सके, और वो है एक स्वस्थ भारत का निर्माण, एक रोग मुक्त भारत का निर्माण करना। आज ओरिजिनोल के तो लाभ ही लाभ हैं। कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, सूजन को कम करता है, लीवर की सुरक्षा करता है, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बेहतर बनाता है, शुगर की बीमारी, हाइपोथायराइडिज्म जैसी तमाम ऐसी लाइलाज बीमारियों पर काम करता है, जिसके लिए आज डॉक्टर्स कहते हैं कि दवाइयां आपको ठीक नहीं कर सकती हैं, लेकिन गामा उन पर काम कर रहा है। तो बिल्कुल है ये एक ऐसा नेचुरल प्रोडक्ट जो आपको स्वस्थ बनाने की क्षमता रखता है, और इसके ऊपर ऑलरेडी वैज्ञानिक अध्ययन हो चुके हैं, जिसको देखने के लिए आप www.original.in साइट्स पर जा सकते हैं। और इसके साथ साथ आपको बताना चाहूंगी, ये पहले भारत में उपलब्ध नहीं था, भारत में पहली बार इसको उपलब्ध किया गया है, AP ऑर्गेनिक्स लिमिटेड धुरी के माध्यम से निर्मित है, और हमारे भारत के टॉप 25 इनोवेटिव उत्पादों में भी इसको शामिल किया गया है। तो ये एक न्यूट्रास्यूटिकल है, इसके बहुत अच्छे फायदे हमारे शरीर को मिल रहे हैं। और आज अगर आपके मन में ये प्रश्न है कि मैम क्या इससे लोगों को फायदा मिल रहा है, तो आप जानते हैं बिल्कुल मिल रहा है,
कई लोग खुश हैं और एक बेहतर जीवन जी रहे हैं क्योंकि गामा के माध्यम से उनको फायदा मिला है और आज उनकी बीमारी पूरी तरीके से ठीक हुई है। भारत के प्रसिद्ध 23 डॉक्टर्स भी ये बात कहते हैं कि गामा ओरिजिनॉल लेने से आज हम अपने शरीर को अनेकों बीमारियों से बचा सकते हैं, इन पर काम कर सकते हैं। जैसे डॉक्टर राहुल भार्गव कैंसर के लिए सलाह देते हैं, डॉक्टर संजय चुग कहते हैं कि सूजन को कम करता है, डॉक्टर नवजीत तालुकदार सर कहते हैं कि आज ये आपकी शुगर की बीमारी पर काम करता है, डॉक्टर योगेश शर्मा हाइपोथायराइडिज्म और शुगर की बीमारी के लिए यहाँ पर सजेस्ट करते हैं, डॉक्टर प्रवीण गुप्ता न्यूरो की बीमारी के लिए, डॉक्टर अमिता नादर मैम कहती हैं कि गामा ओरिजिनॉल सुपर एंटीऑक्सीडेंट है और डॉक्टर मांझी चंद्रा मैम कहती हैं कि दिल की बीमारियों के खतरे से बचाता है गामा आपको। तो डेफिनेटली गामा ओरिजिनॉल आपको लेना है, इसके ऊपर डॉक्टर सलाह दे रहे हैं। ऑल इन वन प्रोडक्ट है और इसका इस्तेमाल कैसे करना है, सिंपल तरीका है। पानी के साथ लीजिए गामा ओरिजिनॉल को, थोड़े से पानी के साथ अपने नाश्ते से पहले, और एक कैप्सूल आपको रात के खाने से पहले लेनी है, थोड़े से पानी के साथ, फिर रात का खाना खाना है। हमेशा एलोपैथिक दवाओं के साथ लेंगे तो बेहतर तरीके से आपको रिजल्ट मिलेंगे और इसीलिए गामा ओरिजिनॉल को अपनी डाइट का हिस्सा बना लीजिए। साथ साथ सही कुकिंग ऑयल का चुनाव करिए जिसमें GE3 MCPD आपको ना मिले। देखिए, दोनों प्रकार के कंटेमिनेंट आज आपकी किडनी खराब कर रहे हैं, कैंसर हो रहा है, इनफर्टिलिटी जैसी परेशानी हो रही है। यूरोपियन यूनियन ने तो 2023 में इसमें नियम बना दिए हैं, लेकिन हमारे भारत में अभी तक नियम नहीं बना है। फिर भी हमारे भारत की एक कंपनी है जो ऑलरेडी इस नियम का पालन करते हुए 3 MCPD GE अपने तेलों में नहीं है, इस तेल में नहीं आपको मिलता है, और इसका नाम है हेल्थ गार्ड राइस ब्रान ऑयल। इसमें आपको ट्रांस फैट भी नहीं मिलता है, प्लस फोर्टिफाइड प्लस तेल है और सबसे ज्यादा मात्रा में ओरिजिनॉल मिलता है। तो आज अगर आप ये सभी लाइफस्टाइल का ध्यान में रखते हैं जो मैंने आपको बातचीत की है, 10% आपकी लाइफस्टाइल मदद करेगी आपको हेल्दी बनाने में, गामा ओरिजिनॉल 90% मदद करेगा और इसके माध्यम से आप 100% रिजल्ट पाएंगे। नमस्कार सर, जय आरसीएम। जी सर। मैम, मेरी भाभी हैं जिनका एज है 38 साल की है। उनको मैं मार्च से गामा मधुशयम और वेजोमेगा, अभी पिछले महीने से न्यूट्रीचार्ज हुमेन और 3 महीने मैंने बायोएज दिया, लेकिन उनके शुगर में जब मैंने उनका HDPT कराया तो उसके शुगर लेवल में कोई अंतर नहीं आ रहा है। शुगर लेवल में अंतर नहीं आ रहा है और 3 महीने से वो डायरेक्टली गामा ले ही रही हैं। तो क्या मैं मार्च से ले रही हूँ। मार्च से ले रहे हैं, तो क्या आप उन्हें गामा ओरिजिनॉल उनकी दवाइयों के साथ आपने सजेस्ट कराई या दवाइयाँ बंद करके दिया है? मैम, उनकी एक दवा चलती है, उसके साथ ही वो उसको ले रही है। अच्छा, और लास्ट टाइम उन्होंने जांच कब करवाई थी शुगर की? मैम, परसों कराई थी। परसों करवाई थी। उससे पहले दवाइयों को कब मैनेज करवाया था डॉक्टर से? लास्ट टाइम डॉक्टर के पास कब गए थे वो? मैम, मुझे लगता है जनवरी में गई थी वो। देखिए अब कितना बिगर डिफरेंस आ गया है। जनवरी में वो लास्ट टाइम अपनी डोजेस को मेंटेन करने के लिए डॉक्टर के पास गए थे, मार्च से वो गामा का इस्तेमाल कर रहे हैं और अभी चल रहा है अगस्त। अभी तक उन्होंने जांच अभी परसों करवाई है और आई गेस वो एक महीने में जांच नहीं करवा रहे होंगे। नहीं, एक महीने में नहीं करा रहे हैं, उनका 13 आया है लेवल। जी, तो बिल्कुल देखिए, HbA1c टेस्ट जो होगा वो आपका एवरेज शुगर लेवल बताएगा और वो 7% से कम ही आना चाहिए। प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? प्रॉब्लम आ रही है थोड़ा सा अप्रोच पर, तो उनको सही तरीके से आप गाइड करिए। सबसे पहले उनको जरूर कहना है गामा ओरिजिनॉल दवाई के साथ लेनी है, पर प्रॉब्लम ये है कि दवाइयों का अगर हम सही से मैनेज नहीं करेंगे तो वो दवाइयों की ओवरडोजेज लेंगे, जिसकी वजह से उनकी शुगर की परेशानी, जो उनका शुगर का स्तर आएगा वो नॉर्मल नहीं दिखेगा। उनका गॉल ब्लैडर नहीं है, गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन हो चुका है। जी सर, गॉल ब्लैडर का शुगर के नियंत्रण से ज्यादा कुछ लेना देना नहीं होता है। बेसिकली इसमें मेटाबॉलिज्म में प्रॉब्लम आ सकती है, हो सकता है कि उनको पाचन संबंधी परेशानी जैसे गैस वगैरह बहुत बनती है, जिनका गॉल ब्लैडर निकाला रहता है तो उनको ज्यादातर पाचन संबंधी परेशानी होती है, पर शुगर से उसका कोई खास रिलेशन नहीं होता है। तो अगर उनका शुगर लेवल डाउन नहीं हो रहा है, इसका मतलब है कि वो ओवरडोजेस ले रहे हैं। तो सबसे पहला काम क्या करना है अभी आपको, जैसे अभी उन्होंने रिसेंट जांच करवाई है, आप उनको एक बार कहिए डॉक्टर के पास जाइए और अपनी रिसेंट रिपोर्ट के बेसिस पर अपनी दवाइयों के डोजेस को ठीक से मैनेज करवा लीजिए। इसके बाद गामा की 2 गोली सुबह 2 गोली शाम देनी है। इसके अलावा क्या देनी है, खाना खाने से पहले गामा दे दीजिए, ओमेगा 3 देना है, मधुसंयम रस आपको देना है 30 ml 2 बार यानी थोड़े से पानी के साथ 2 बार आपको देना है। इसके अलावा आपको उन्हें जरूर कहना है कि एक महीने में जांच करवा लीजिए। 1 महीने में जांच करवा के डॉक्टर को दिखाना होगा, डॉक्टर उनकी दवाई की डोजेस को कम करेंगे और इसी के माध्यम से दवाइयाँ कम होंगी, क्योंकि जो दवाइयों को टेपर करने का काम है वो हमारा नहीं होता है। स्टार्ट डॉक्टर्स करवाते हैं तो एंड भी डॉक्टर ही करवाएंगे।
इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि आप उनको टेपर करने के लिए 1-1 महीने में ज़रूर कहें कि डॉक्टर को दिखाएँ, दवाइयाँ कम होंगी, गामा कंटिन्यू चलेगा, मधुसेयम कंटिन्यू चलेगा और ओमेगा 3 कंटिन्यूअस चलेगा, हेल्थ गार्ड ऑयल कंटिन्यूअस चलेगा। इसके ठीक साथ है। क्या होगा, धीरे-धीरे दवाइयाँ कम होंगी, तो उनका शुगर का स्तर भी कम होगा। लेकिन अगर वो दवाइयों की डोसेज़ मेंटेन नहीं करेंगे, तो वो ओवरडोसेज़ की वजह से उनका शुगर लेवल हमेशा हाई आएगा। ओके मैम, थैंक यू। जी जी, हमारे बीच में है अनामिका राठी जी। जी, आपको अनम्यूट का ऑप्शन है। जैसे मैम जैसे मैम मैम मेरे जी पास में बोलिए। एक लेडी है, मेरे पास एक लेडी है, उनको साइटिका की प्रॉब्लम है और एक लास्ट फ्राइडे को वो जैसे ही बाथरूम में नीचे छुट्टी है तो वो वैसे ही रही और वो अब तक उसी हालत में है, तो उनके लिए क्या देना सही रहेगा? बिल्कुल देना सही रहेगा मैम। साइटिका के पेशेंट्स को गामा से बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है, स्पेशली क्योंकि जो साइटिक नर्व होती है वो सूज जाती है, दब जाती है गलत पोस्चरल एक्टिविटीज की वजह से। अगर उनका पोस्चर हमेशा से खराब रहा है, मोटापा बढ़ जाता है, तो साइटिका प्रॉब्लम आती ही आती है। तो इन दैट केस आप गामा दे सकते हैं क्योंकि मोटापा भी कम करता है, दूसरा साइटिक नर्व में जो सूजन हो रही है उसको भी कम करेगा। अगर कहीं से हड्डी की ग्रोथ ज्यादा हो रही है गलत पोस्चर की वजह से, तो उसको भी ठीक करने में हेल्प करता है। साइटिका के पेशेंट्स पर गामा के अच्छे रिजल्ट हैं। सूजन कम करता है, तो उसके लिए गामा की 2 गोली सुबह, 2 गोली शाम और ओमेगा 3 जरूर साथ में दीजिए। उनको ज़रूर कहिए कि साइटिका की दर्द को कम करने के लिए और धीरे-धीरे करके मैनेज करने के लिए उनको ज़रूर से ज़रूर फिजियोथेरेपी करवानी होगी। ताकि कितने सही दिन से एक्सरसाइज चल रही है? चल रही है तो वेरी गुड। आप उसके साथ गामा दीजिए उनको और बहुत जल्दी उनको रिजल्ट मिलेगा। और मैम जिनको विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है? देखिए मैम, विटामिन डी और बी12 आजकल बहुत डेफिशिएंसी पाई जा रही है भारत में और उसके लिए जांच करवा लीजिए पहले। अगर बहुत ही ज़्यादा कम है विटामिन डी, तो पहले उसके मुझे तो सप्लीमेंट नील है, जी मैम। नील है मैम, बिल्कुल बिल्कुल नहीं है विटामिन डी। बिल्कुल नहीं है विटामिन डी, तो उसके लिए सबसे पहले क्या करना है, अगर नील है तो सप्लीमेंट लेने बहुत जरूरी है। सप्लीमेंट के बिना जी विटामिन डी का लेवल एकदम से बढ़ाना बहुत मुश्किल है क्योंकि ग्रेजुअल जब तक बढ़ेगा तब तक ऑलरेडी आपको बहुत बीमारियां हो जाएंगी, स्पेशली मांसपेशियों में डैमेज होना शुरू हो जाएगा। इसलिए बहुत जरूरी है विटामिन डी के लेवल को एकदम बूस्ट करने के लिए आपको सप्लीमेंट्स खाने पड़ेंगे। जो डॉक्टर्स द्वारा रिकमेंडेड है, फार्मासिस्ट द्वारा रिकमेंड है, विटामिन डी के सप्लीमेंट शुरू कर दीजिए। दूसरी चीज, आपको सुबह सुबह की धूप लेना बहुत जरूरी है। सुबह सुबह धूप लीजिए जिनका विटामिन डी का लेवल बहुत कम है। इसके साथ आप गुड सिप पीजिए। गुड सिप में विटामिन डी मिलता है आपको। इवन सुबह सुबह 1 चम्मच हेल्थ गार्ड ऑयल पियेंगे गुनगुने पानी के साथ, उसमें भी विटामिन डी डाला जाता है क्योंकि वो फोर्टिफाइड प्लस तेल है, तो उससे भी आपको विटामिन डी मिलेगा मैम। तो बिल्कुल ये सभी सोर्सेस को अपना लीजिए, धीरे धीरे ग्रेजुअल बढ़ जाएगा। मैम बेटी है, उसको 2 साल की बेटी है, उसकी लेती है वो। मैम आपकी आवाज क्लियर नहीं आई। हाँ जी जी मैम बताइए आप। मैम, उसके ना छोटी बेबी है 2 साल की, क्या उसको फील कराते हुए ले सकती है गामा? उनकी 2 साल की छोटी बेबी है और उनको परेशानी क्या है मैम? मैम ये डेफिशिएंसी बताइए आपको विटामिन डी। अच्छा, विटामिन डी की डेफिशिएंसी बताई गई है, तो ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, लेकिन जो सोर्सेस मैंने आपको बताए उनमें मैंने गामा आपको नहीं बताया क्योंकि गामा डेफिशिएंसी पूरी नहीं करेगा क्योंकि इसमें विटामिन डी नहीं मिलता है आपको। लेकिन अगर आप खाने के माध्यम से विटामिन डी ले रहे हैं और आपका पाचन उतना अच्छा नहीं है कि आपके पोषण की एब्जॉर्प्शन हो सके, तो उसके लिए आपको विटामिन डी की मात्रा को पूरी करने के लिए गामा लेना पड़ेगा ताकि आपका पाचन ठीक हो जाए। अभी 2 साल की बच्ची है, आप गामा दे सकते हैं क्योंकि इस फेज में थोड़ा सा जो फीडिंग फेज है उससे काफी वो बाहर आ गए हैं, तो आप उन्हें गामा दे सकते हैं। 1 गोली डेली दीजिए, 1 गोली आप डेली दे सकते हैं और बाकी जो मैंने सोर्सेज आपको बताए वो आप साथ में ऐड ऑन करवा लीजिएगा। जी जी, हमारे बीच में है रनर विनय कुमार प्रजापति जी। विनय कुमार प्रजापति जी, जी आए। जी मैं विनय कुमार प्रजापति। मैं ये जानकारी लेना चाहता हूँ कि लगभग आज 1 साल पहले जो है मेरे पैर में जो है थोड़ा दिक्कत आ गया था, तो मैंने इसको जो है दिखाया हॉस्पिटल में, तो दवा ढेर सारा दे दी है, तो मैं उस दवा देख करके घबरा गया। वो दवा मैंने कहा कि इतना सारा दवा मैं नहीं खा पाऊंगा क्योंकि पहले से मैं न्यूट्री चार्ज खाता था
और तो फिर हमने डॉक्टर पवनदीप सिंह से बता कि हमको ऐसे पैर में दिक्कत हो रही है, मतलब मैं खड़ा नहीं हो पा रहा हूँ और पैर मुड़ नहीं रहा है। तो उन्होंने हमको बताया कि आप गामा ओरिजिनल भी लीजिए, साथ में मैन ले रहे हैं तो न्यूट्रीचार्ज बेज ओमेगा भी लीजिए और गामा भी लीजिए, और उसके बाद आप इसको लगातार जो है आप 1 महीना ले। सर आप म्यूट हो गए हैं। जी पुनः रिपीट करूं? सर आपने बताया कि उनके पैर में परेशानी हो रही है और वो गामा रेगुलर आप उन्हें दे रहे हैं, देन? नहीं, अपने अपने पैर में परेशानी थी ये, मतलब तो हमने डॉक्टर पवनदीप सिंह से जो है फोन करके बात बताई कि हमारे पैर में ऐसी ऐसी दिक्कत हो रही है। तो उन्होंने हमको गामा ओरिजिनल और बेज ओमेगा, और क्योंकि मैं न्यूट्रीचार्ज मैन खाली खाता था, तो उन्होंने और बेज ओमेगा और गामा ओरिजिनल और साथ में जो है अपना न्यूट्रीचार्ज मैन, ये तीनों लेने के लिए कहा। उसके बाद आप लीजिए, फिर उसके बाद 1 महीना कंटिन्यू लीजिए, फिर जैसा रहेगा बताना। फिर हमने कंटिन्यू लिया और जो है दवा नहीं लिया था, वो दर्द भले हो रहा था लेकिन उसको लेते लेते जो ठीक हो गया था। लेकिन अभी 1 साल के बीत जाने के बाद फिर से वापस पैर में मेरे दिक्कत आ रहा है, तो मैं अभी फिर से वो वापस चालू किया हूँ, तो उससे थोड़ा तो राहत है। तो लेकिन और मेरा कैसे जल्दी ठीक हो पाएगा? तो मैं गामा सुबह में खाली पेट 2 ही कैप्सूल लेता हूँ, तो क्या इसका डोजेज हमको बढ़ाना पड़ेगा या इसके साथ अलग से कोई विटामिन की गोली बाहर से लेना पड़ेगा या डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा? तो पहले तो डॉक्टर को प्रॉपर दिखाइए, जांच करवाइए, पैरों में दर्द अचानक से हो क्यों रहा है? क्या आपकी नसों में दिक्कत आ रही है? क्या आपको वेरिकोज वेन हो रहा है? क्या प्रॉब्लम हो रही है? जब तक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई नहीं करेंगे तब तक आप समाधान की तरफ बढ़ भी नहीं पाएंगे। तो पहले प्रॉपरली अपने पैर को दिखा लीजिए, जांच करवा लीजिए। जांच करवाना बेहद जरूरी है ताकि आपको बीमारी के बारे में समझ पाए। तो गामा ने आपको पहले भी राहत दिलाई है, अब भी राहत दिलाएगा, लेकिन जांच करवानी बहुत जरूरी है ताकि प्रॉब्लम आगे चलकर बहुत ज्यादा बड़ी ना हो। आपको पहले से ही उसका अगर एलोपैथिक दवाओं का ट्रीटमेंट लेना है वो भी लीजिए, गामा भी लीजिए और पूरी तरीके से बीमारी को खत्म कर लीजिए ताकि वो बार बार इरप्ट ना हो। जी 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 बिल्कुल। और गामा तो 1 साल के बाद ही होगा? जी सर, 1 साल के बाद भी मतलब ऐसा थोड़ा आ रहा है, मतलब पहले की जैसा नहीं है। पहले तो मतलब बिल्कुल मैं सीढ़ी उड़ी चढ़ने में बहुत दिक्कत होती थी, पैर मोड़ने में दिक्कत होती थी। अभी मैं रात को सोता हूँ तो पैर में मेरे ज्यादा दर्द रहता है, बस जिससे लगता है कि मैं बहुत थका हुआ हूँ, पैर में ज्यादा दर्द महसूस होता है, बाकी और कोई दिक्कत नहीं। उतनी दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको सजेस्ट करूंगी एक बार जांच करवा लीजिए और उसके साथ गामा जरूर लीजिए, लेकिन आपको थोड़ी डोजेस बढ़ानी पड़ेगी। जैसा आप अभी कह रहे हैं आप खाली पेट 2 गोली लेते हैं, आपको पहले तो खाना खाने के तुरंत पहले 2 गोली सुबह और रात के खाना खाने के तुरंत पहले 2 गोली शाम को लेनी है। इससे जल्दी आपको इफेक्ट मिलेगा। दूसरी चीज ओमेगा 3 लीजिए ताकि सूजन वगैरह अगर कुछ आ रखी है तो वो भी कम हो जाएगी। तीसरी चीज जो आपको हमेशा ध्यान में रखनी है और वो है कि आपको कुछ एक्सरसाइज करनी होगी जिससे आपके पैरों की जो मांसपेशियां हैं वो थोड़ा सा रिलैक्स हो पाए। जैसे रात को सोते हुए कुछ बेड टाइम योगा एक्सरसाइजेस होती हैं जो आप कर सकते हैं। स्पेशली एक एक्सरसाइज ऐसी होती है जिसमें आप पैरों को सीधा करके इस तरीके से दीवार के सहारे खड़े कर सकते हैं, यानी जैसे आपकी पूरी बॉडी बेड पे है और आपने सिर्फ पैरों को उठाकर दीवारों के सहारे लगा रखा है। तो इससे क्या होता है कि अगर आपका बहुत ज्यादा ऐसा काम रहता है कि प्रोलॉन्ग आपको खड़ा रहना पड़ता है ज्यादा टाइम तक, तो पैरों में ब्लड फ्लो हमेशा ज्यादा होता है, इसकी वजह से पैरों में सूजन और दर्द देखने को मिलता है। अगर आप रात को ये जो प्रक्रिया मैंने आपको बताई है 10 मिनट भी करेंगे तो आपका ब्लड फ्लो नेचुरली आपके पेल्विक एरिया तक पहुंचेगा और आपके पैरों को रिलैक्सेशन मिलेगा। तो ये आप कैसे करना है? आपको कैसे करना है? जैसे बेड में हम लेटते हैं, बेड में सीधा लेटना है, पैरों को ऊपर 90 डिग्री पे उठा, सिर्फ पैरों को उठाना है। आपका जो हिप एरिया है वो बिल्कुल रहेगा बेड पे ही, और आपको अपने पैरों को टिकाना है क्योंकि कई लोग 90 डिग्री पे खड़ा नहीं कर पाते पैरों को। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सपोर्ट के लिए दीवार का इस्तेमाल करना है। दीवार के सहारे अपने पैरों को टिका के रख दीजिए। इससे क्या होगा कि ब्लड फ्लो नेचुरली आपके पेल्विक एरिया तक पहुंच जाएगा। थैंक यू। और अधिक जानकारी के लिए सर आप YouTube पे सर्च करेंगे, सारी जानकारियां YouTube पे है। तो हम एक साथी को और ले लेते हैं क्योंकि हमारे बीच में कुछ महागुरु को भी सुनना है। हमारे बीच में केसी दहेरिया साहब हैं। जी वेलकम सर। जी सर, जी सर, मेरा अभी एक डिस्ट्रीब्यूटर का फोन आया था, उनका सेकंड आईडी पे आवाज नहीं आई ऐसा बोल रहे थे, इसलिए मैंने हैंड रेस किया था सर। अच्छा,
और नेक्स्ट प्रश्न है सर कि एक महिला है जिसकी उम्र लगभग 55 साल है, तो वो गामा ओरिजिनल ले रहे हैं और अन्य कुछ प्रोडक्ट भी ले रहे हैं, हेल्थ कार्ड वगैरह, तो उनका कमर से लेकर के घुटना तक जलन होती है बोले सर। तो मैडम जी से पूछना था कि उनको और क्या दे हम। कमर से लेकर घुटने तक जलन होती है, आप ऐसा बता रहे हैं, और उनको क्या जांच वगैरह प्रॉपर हुई है, उनकी दवाइयां खा रहे हैं? गामा ओरिजिनल दे रहे हैं मैडम जी उनको, और अपना वेज ओमेगा दे रहे हैं। जी, पर पता करना पड़ेगा ना कि ये जलन क्यों हो रही है, प्रॉब्लम क्यों आ रही है। नसों से जुड़ी हुई परेशानी है, नसों में डैमेज आ रहा है, या स्पाइन में कुछ प्रॉब्लम आ रही है। एक बार उनको जरूर कहिए जांच करवाइए। देखिए, जो भी आपके पेशेंट्स होता है, अगर उन्होंने जांच नहीं करवाई है, पहले जांच करवाने के लिए हमेशा सजेस्ट करना है। दूसरी चीज, गामा दे सकते हैं, बिल्कुल नसों पर काम करता है, हड्डियों पर काम करता है, मांसपेशियों पर काम करता है। तो 3 ही मुख्य जगहों से परेशानी आ सकती है। गामा की 2 गोली सुबह, 2 गोली शाम दीजिए खाना खाने से पहले। हेल्थ कार्ड ऑयल का इस्तेमाल करने के लिए उनको कहिए, और इसके माध्यम से उन्हें काफी राहत मिल जाएगी। ओमेगा 3 दीजिए और डेफिनेटली उनको हेल्प मिलेगी। और चौथी चीज है प्रोडाइट।